हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2022 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 17 जुलाई 2022 को। यहाँ हम पेपर का कोड T2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, इनको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट से ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 कहता है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर H2O, H2S, H2Se, H2Te in the increasing order. Statement 2 कहता है the boiling points of these hydrides increases with increase in molar mass. अब यहाँ पे क्या बात है स्टूडेंट्स, देखिएगा। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हाइड्राइड्स होते हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स के, उनके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है। ओके। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो मोलर मास के बढ़ने पर बढ़ते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब एक बार जल्दी से इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। Option 1 says both the statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 2 says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option 3 says statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And option 4 says statement 1 and statement 2 both are correct. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, H2S का बॉइलिंग पॉइंट है 213 केल्विन, H2SE का बॉइलिंग पॉइंट है 232 केल्विन और H2TE का बॉइलिंग पॉइंट है 269 केल्विन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं H2S से लेके H2TE तक तो बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट एब्नॉर्मली सबसे ज्यादा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं the boiling points of these hydrides do not exactly increases with the increase in molar mass. मोलर मास बढ़ने पर इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जैक्टली वैसे इंक्रीज नहीं होते हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब क्या है, पहले स्टेटमेंट में जैसा कि कहा गया कि H2O को सबसे कम बताया गया, जबकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। तो H2O हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि दोनों स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 61 समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। आपके सामने कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। कॉम्प्लेक्स आपके सामने दे रखा है, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सिल्वर सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड वाटर और साइनाइड है। इसके लिए एक बार ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डाई एक्वा सिल्वर सेकंड, डाई साइनिडो अर्जेंटेट सेकंड। सेकंड ऑप्शन कहता है डाई साइनिडो सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा अर्जेंटेट फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कहता है डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन कहता है डाई साइनिडो सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा अर्जेंटेट सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, मींस डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जब बात करते हैं तो उसमें देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज है तो हम उस सेंट्रोमेटल एटम का नाम एज इट इज लिखते हैं, जो उसका नाम है एक्चुअल में। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
तो उस समय उस मेटल एटम का नाम के साथ सफिक्स 8 लग जाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स केटायन है उसमें तो सिल्वर का नाम सिल्वर ही आएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनायन है यहाँ पे अर्जेंटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लिगेंड है, नंबर 2 है, तो सिल्वर आ जाएगा। तो नाम क्या हुआ इस पोर्शन का, कॉम्प्लेक्स केटायन वाले स्पीसीज का, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की 1 है, तो क्या हो जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सिल्वर के साथ 8 आएगा, अर्जेंटेट लिखेंगे हम नाम उसका, तो क्या हो जाएगा, डाई साइनिडो, साइनाइड 2 है इसलिए डाई साइनिडो हो जाएगा। अर्जेंटेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जहाँ पे आपको आईयूपीएसी नेम बताना था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए, which of the following sequence of reaction is suitable to synthesize chlorobenzene? आपके सामने ऑप्शंस हैं, phenol NaNO2 HCl CuCl, second says benzene HCl, third option says aniline HCl heating, and fourth option says benzene Cl2 anhydrous FeCl3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। अगर स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर के प्रिपरेशन मेथड्स की बात अगर अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट 3 मेथड से तो हेलो एरीन्स बनते ही नहीं है। जो फोर्थ मेथड है जहां बेंजीन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो वहां से आपको हेलो एरीन्स ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। अभी कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक्सप्लेनेशन हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 टू गिव क्लोरोबेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम बेंजीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। एनहाइड्रस FeCl3 एक लुईस एसिड का वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ से आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे सही और जो आंसर है वो है 4th। तो इस क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन केस। क्या कहता है जरा देखिए, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। assertion A क्या है, ICl is more reactive than I2। reason R क्या कह रहा है, ICl bond is weaker than II bond। in the light of the above statements choose the most appropriate answer from the option given below। पहले एक बार स्टेटमेंट्स को मैं समझा देता हूं। assertion ये कह रहा है कि ICl जो है वो I2 के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, और इसका रीजन क्या है कि ICl बॉन्ड II बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है। अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सेकंड ऑप्शन कह रहा है A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सेज A is not correct but R is correct। फोर्थ ऑप्शन सेज both A and R are correct and R is the correct explanation of A। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, मतलब कि ए और आर एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब इसको समझते हैं कैसे। तो देखिए, जब हम जनरली बात करें जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हेलोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे हम फ्लोरीन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात मैंने यही कही है यहाँ पे, इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। मतलब यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात हो रही है, फ्लोरीन की बात नहीं हो रही है। इसमें हमने क्लियरली लिखा है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज द एक्स एक्स डैश बॉन्ड इन इंटरहेलोजेंस इज वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड इन हेलोजेंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंटरहेलोजन होते हैं उनके अंदर एक्स एक्स डैश बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू एक्स एक्स बॉन्ड जो कि हेलोजन में पाया जाता है। यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, एफ एफ बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी दूसरे हेलोजन हैं, Cl Cl बॉन्ड, Br बॉन्ड, I बॉन्ड, उनकी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे FF बॉन्ड की बात नहीं की जा रही है। Therefore ICl is more reactive than I2। ICl जो है
वो I2 के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ वीकर ICl बॉन्ड देन II बॉन्ड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि II बॉन्ड के कंपैरिजन में ICl बॉन्ड क्या है? वीकर बॉन्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इजीली आपने कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 65 जो है, पीरियोडिक टेबल में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद टॉपिक नंबर मोर देन 100 वाले टॉपिक से पूछा गया। इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज। योर ऑप्शंस आर अननिलइनियम, अनअनियम, अनअनऑक्टियम, अनअनइनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। तो मैं इसका पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब हम एटॉमिक नंबर मोर देन 100 की बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें 3 डिजिट्स हैं, और 3 डिजिट्स के लिए जो 1 है उसके लिए नाम होता है अन, दूसरा वाला जो 1 है उसके लिए नाम होगा अन, और जो 9 है उसके लिए होता है एन, और लास्ट में सफिक्स ईएम लगाते हैं। तो इस नंबर जो है 119 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर Z119 है, उसका करेक्ट नाम हो जाएगा अनअनियम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ ऑप्शन में। तो 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इजी क्वेश्चन था, आप सबने कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से पूछा गया है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है जरा देखिए, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर कपल, जिंक प्लस 2 जिंक कपल, Fe plus 2 Fe couple and Ag plus Ag couple are 0.34 volt, minus 0.76 volt, minus 0.44 volt and 0.80 volt respectively. On the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. Okay, इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस Fe solid gives FeSO4 aqueous plus copper solid. FeSO4 aqueous plus zinc solid gives ZnSO4 aqueous plus Fe solid. Third option says CuSO4 aqueous plus Ag solid gives Cu solid plus Ag2SO4. और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस जिंक सॉलिड गिव्स जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि आपके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें से नहीं होगी, मतलब कौन सी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। उसको समझते हैं, उसके कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई सेल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं और अगर वो स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब उस सेल रिएक्शन का ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ओके, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी जाके वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। So for a reaction to be spontaneous, E naught cell must be positive and delta G must be negative. तो हम सभी रिएक्शंस पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। अगर जिस रिएक्शन में E naught सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा। जहाँ पे E naught सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, वहाँ पे डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा और वो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन, for FeSO4 aqueous, zinc solid gives ZnSO4 aqueous plus Fe solid. हम अच्छे से जानते हैं कि FeSO4 से Fe में रिडक्शन हो रहा है और जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट एनोड बनेगा, रिडक्शन वाला पार्ट कैथोड बनेगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? जैसा कि मैंने अभी कहा, ई नॉट Fe प्लस 2 Fe कपल माइनस एनोड कौन है? ई नॉट Zn प्लस 2 Zn कपल। वैल्यूज ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, तो माइनस 0.44 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.76 वोल्ट में से आप जो है 0.44 वोल्ट माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 0.32 वोल्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पहली वाली रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसी तरह से हम बाकी ऑप्शंस को भी कंसीडर करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसके लिए ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। ओके, तो देखिए एक बार बाकी रिएक्शंस की भी बात कर लेते हैं।
सेकंड देखिए, फॉर कॉपर प्लस टू फॉर कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस Fe सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस FeSO4 एक्वस। इस रिएक्शन को समझें एक बार। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, Fe है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड बन जाएगा, और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो कैथोड बन जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है? ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर। एनोड कौन है? ई नॉट Fe प्लस टू Fe। वैल्यूज पुट कर दें, ई नॉट सेल क्या आएगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप आराम से, दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो आंसर आएगा प्लस 0.78 वोल्ट। और आप देख सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है प्लस 0.78 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरी रिएक्शन की बात करें, फॉर कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस सिल्वर सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर सल्फेट एक्वस। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और सिल्वर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिल्वर विल बी योर एनोड, कॉपर विल बी योर कैथोड, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है? ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर। एनोड कौन है? ई नॉट सिल्वर प्लस सिल्वर। वैल्यूज पुट कर दें, ई नॉट सेल क्या आएगा 0.34 volt minus 0.80 volt. This comes out to be minus 0.46 volt. और आप देख सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला है कि अगर कभी भी, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी सेल रिएक्शन में कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले सब्सटेंस को एनोड बनाया जाए और ज्यादा वाले को कैथोड बनाया जाए, तो उस रिएक्शन का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है और वो रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा हो गया, आपने कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को कैथोड बना दिया और ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को एनोड बना दिया, तब जाके आपका ई नॉट सेल कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार लास्ट रिएक्शन जो है उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है फॉर कॉपर सल्फेट एक्वस एंड जिंक सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड एंड जिंक सल्फेट एक्वस। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, अगेन वही यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड हो जाएगा कॉपर के लिए, एनोड हो जाएगा जिंक के लिए, तो माइनस 0.34 वोल्ट माइनस प्लस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1.10 वोल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जहां कहीं पे भी ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, फिजिबल होती है। जहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। और अगर आपको ई नॉट सेल पॉजिटिव लाना है तो क्या करना होगा, कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट को एनोड बनाना होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट को कैथोड बनाना होगा, तब जाके आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा। और इसका रिवर्स कर देते हैं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, which compound amongst the following is not an aromatic compound। आपके सामने फोर ऑप्शंस दे रखे हैं, इन फोर ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको समझने के लिए आपको एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में हमने यही बात कही है कि जो प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज, मतलब मैं तीन बात यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लेनर, साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड स्पीसीज containing 4n plus 2 pi electrons will be aromatic in nature where n is an integer। यानी कि अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है और उसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एरोमेटिक है। तो हमको क्या करना है, देखो प्लेनर तो दिख रहे हैं आपको सभी,
साइक्लिक भी दिख रहे हैं, हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और उनमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं इसको चेक करना है। एक बार हम चारों कंपाउंड्स की बात कर लें तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों जो स्पीसीज हैं, मतलब साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन और एक ट्रोपिलियम कैटायन, ये तीनों की तीनों क्या है, एरोमेटिक स्पीसीज है, क्योंकि तीनों के तीनों ही प्लेनर है, तीनों के तीनों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और तीनों के तीनों में साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। जो थर्ड ऑप्शन है वहां पे आप देख सकते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बट इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन। इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने की वजह से ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 67। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 पी ब्लॉक एलिमेंट्स कार्बन फैमिली से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या कह रहा है जरा देखिए, यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, एक करेक्ट होगा बाकी तीन इनकरेक्ट होंगे। पहला ऑप्शन कहता है डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। दूसरा ऑप्शन कहता है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स। और फोर्थ ऑप्शन कहता है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सेकंड, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब एक बार हम क्या करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट की सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, जिससे सारे स्टेटमेंट समझ में आएंगे कि 1, 3 और 4 क्यों गलत हैं। ओके, तो जरा एक बार देखिए हम इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात जहाँ हाइब्रिडाइजेशन की करते हैं, तो डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। तो ये बात दोनों में अलग अलग है, आपको पता होनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट भी सही है। डायमंड भी कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट भी कोवेलेंट सॉलिड है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में दे रखा था ये आयनिक सॉलिड है, जो कि गलत है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों के दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट भले ही होते हैं, लेकिन दोनों ही कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। डायमंड में भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट में भी 3D स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी बात दोनों के लिए सही है। लेकिन डायमंड जो है वो ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69 अमीन्स चैप्टर से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन की, उससे पूछा गया एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप दे सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है ये कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट। जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की आप बात करते हैं, तो वो HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट्स व्हिच आर स्टेबल इवन अबाउट 300 केल्विन। मतलब अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, तो वो जब HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहां से डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनता है, जो कि 300 केल्विन से ऊपर भी स्टेबल होते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए क्या कहा है, देखो, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और चौथा ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, मतलब कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अब जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जब HNO2 के साथ रिएक्शन करती हैं, तो वहां से अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनता है, जो कि डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लिया RNH2, इसकी रिएक्शन जब HNO2 से कराई, तो RN2 प्लस Cl बनेगा, दिस इज अनस्टेबल एल्किल डायज़ोनियम सॉल्ट। और जैसे ही आप इसकी बात करें, इसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन
अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं जब वो HNO2 से रिएक्शन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत कैसे है उसकी बात करें तो देखिए ध्यान से। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बात करें तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स बनाता है जो कि स्टेबल होते हैं 273 से 278 केल्विन तक, जबकि क्वेश्चन में कहा गया 300 केल्विन से भी ऊपर टेम्परेचर तक वो स्टेबल है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो आप सभी ने डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें हम आराम से बात करते हैं कि एनिलीन जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है HNO2 के साथ NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन जब करता है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो पाएगी। और यहाँ पे जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है एरोमेटिक अमीन के रिएक्शन HNO2 के साथ होने पर ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड 273 से 278 केल्विन तक ही स्टेबल है। यानी ये 300 केल्विन और उससे ज्यादा की जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है क्वेश्चन में वो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों नहीं है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो देखते ही देखते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 70 के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपके सामने टू स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या कहता है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल्स। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट की अगर बात करते हैं तो उस आयनिक सॉलिड में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है लेकिन उसके कुछ कैटायंस अपने यूनिट सेल से मिसिंग है। ये तो हो गया असर्शन। इसका रीजन क्या कहा गया, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यानी कि किसी आयनिक सॉलिड में अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट कब अराइज होगा, क्योंकि उसके अंदर कैटायन होगा अपने नॉर्मल लैटिस साइड से डिसलोकेशन होने के बाद इंटरस्टिशियल साइड चला जाएगा ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए। तो इस असर्शन और रीजन के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि क्या सही ऑप्शन है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। और चौथा ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं assertion स्टेटमेंट इज करेक्ट। assertion वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, एज इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। क्योंकि किसका एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट की डिफेक्ट का, जहां क्या होता है इन विच बोथ कैटायन एंड एनायंस लीव देयर साइड एंड आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल्स। और इट आल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहली बात ये समझिए कि assertion स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट है क्योंकि वो शॉर्ट की डिफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जहां पे कैटायन और एनायन दोनों अपनी साइड पे मिसिंग है और यूनिट सेल में भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अपनी साइड छोड़ देते हैं और यूनिट सेल में भी नहीं पाए जाते हैं। ये साथ साथ में और किसका एक्सप्लेन करता है, इट आल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जहां क्या होगा इन विच द कैटायन वैकेंसी इज क्रिएटेड ड्यू टू द डोपिंग ऑफ हायर वैलेंसी कैटायन इन द आयनिक सॉलिड। अगर किसी आयनिक सॉलिड में आप हायर वैलेंसी कैटायन की डोपिंग कर देते हैं, उसको इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, तो वह इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन स्टेटमेंट सही है, ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट को भी और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी। अब रीजन स्टेटमेंट कैसे गलत है, तो रीजन स्टेटमेंट इज करेक्ट बट not the correct explanation as it is defining Frankel defect in which iron does not leave the crystal। तो हमने यही कहा इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, क्योंकि assertion अलग स्टेटमेंट है, रीजन अलग स्टेटमेंट है, दोनों ही करेक्ट है बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। assertion जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करता है, तो रीजन जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करता है जिसमें आयन जो है वो लीव नहीं करता है क्रिस्टल को, अपनी साइड से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक के नीट में आए क्वेश्चन का आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्टी लेवल और कांसेप्ट्स को समझा। अगर आपको कोई कांसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, हम फिर से अलग से एक वीडियो बना के समझा देंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से तरह के और वीडियोस अभी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स इसमें अपलोड कर देंगे पार्ट वन। तो आपकी नीट एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल पे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट के और जेई मेंस के और 11 12 की केमिस्ट्री के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।